रजनी की आवाज़ आ रही थी। जीजू बस, अब और नहीं, खिलखिलाहट के साथ कहती हुई वह शायद जीजू पर लौट गई थी। संजना की अनुभवी आंखें अंदर का सारा दृश्य देख रही थी। जीजू, दीदी आ जाएंगी, छोड़ो अब, और नहीं, अभी देर है, वैसे आ भी जाएगी तो क्या, मैं परवाह नहीं करता। संजना दूसरे कमरे तक किसी तरह खुद को ढकेलते हुए ले गई और बिस्तर पर फेंक दिया अपने आप को। घृणा से भर गई वह अपने जीवन के प्रति। एक पत्नी होने का उसे इतना दुखद सिला क्यों मिल रहा है। बंगले में प्रवेश करते वक्त रजनी बिल्कुल निश्चिंत थी कि अभी यहाँ सिर्फ राजीव ही उसे मिलेगा। राजीव अपने बेडरूम में लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। रजनी ने राजीव की पीठ पर धीरे से एक चपत लगाई। राजीव चौंक गया, फिर तुरंत संभलते हुए बोला, ओह साली साहिबा, आप? क्यों जीजू, आप क्या दीदी का इंतजार कर रहे थे? वह तो अभी अभी क्लिनिक गई होंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था। ऐसा है तो एक अच्छी सी सेल्फी लेती हूँ। आपकी शादी के 5 साल हो गए, इकलौती साली के साथ आपकी एक भी सेल्फी नहीं। रजनी ने शिकायत की, कैसे हो सेल्फी? तुम तो इन 5 सालों में दूधमुही बच्ची थी, कहाँ फटकती थी मेरे पास। राजीव नज़दीक बढ़ाते हुए रजनी की आंखों में देखने लगा। रजनी के शरीर में धीरे धीरे चुहल दौड़ने लगी। वह जीजू के साथ लिपट कर इस तरह सेल्फी खींचने लगी कि राजीव की सांसें उखड़ गई। रजनी के मन की पोटली राजीव के सामने छितर गई थी। सेल्फी के बाद चुप्पी के शून्य को भरते हुए वह बोल पड़ी, देखो जीजू, सेल्फी में भी हम एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। राजीव लैपटॉप को छोड़ अपने बिस्तर पर आ गया और फिर एक झटके में रजनी को अपनी बाहों में भर लिया। जीजू, दीदी को पता चला तो? महीने भर से तुम्हारे दिल का हाल मैं साफ पढ़ रहा हूँ। अब भूल जाओ दीदी को, घरवाली को वश में रखना मुझे बखूबी आता है। रजनी अब तक राजीव से लगभग लिपट चुकी थी। 23 साल की नवयौवना ने 35 साल के राजीव के पौरुष को वशीभूत कर लिया था। प्रथम अनुभूति की लीला जब थमी, रजनी का मन कुछ बेचैन हो उठा। बोली, जीजू, क्या मुझसे गलती हो गई है? राजीव ने उसके होठों को अपने चुंबन में जकड़ने के बाद आश्वस्त किया, हमारी परंपरा है कि पत्नियां अपने पतियों को सदा खुश रखें। अब खुश मैं कैसे होता हूँ यह जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ज़्यादा मत सोचो, तुम कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर लो, फिर अपने विभाग में लगवा दूंगा। 11 बजने को है, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। रजनी के लिए नौकरी की बात भी एक बड़ा लालच थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर पाई। तो रजनी और राजीव ने अपनी सुविधा अनुसार अपना दर्शन बनाकर रिश्ते के विश्वास को दरकिनार कर दिया। उनकी रंगरलियां बिना किसी रोक टोक के चलती रही। आज से 5 साल पहले उस दिन दोपहर 3 बजे के करीब 24 साल की संजना वाहन के इंतजार में यूनिवर्सिटी से बाहर खड़ी थी। अचानक सामने से बाइक पर बैठा मोहित आता दिखा। संजना को देखकर वह रुक गया। अरे मोहित, 2 साल से कहाँ थे? एमकॉम और बैंक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, तुम बताओ? चलो चलो, गांधी मैदान चलते हैं। संजना ने फुर्ती दिखाई। मोहित ने कहा, बैठो बाइक पर। बिना किसी औपचारिकता के वह पीछे बैठ तो गई, लेकिन यहाँ के लोगों के पास बातें बनाने के लिए ऐसे मसले मिल जाएं तो उनके पास वक्त की कमी नहीं रहती। खैर, इस मुलाकात को वह जाया नहीं करना चाहती थी। पटना के प्रसिद्ध गोलघर के पास ही है गांधी मैदान। लोगों की तफरीह के लिए अच्छा खुला इलाका है। दोनों ने पर्यटकों के लिए बने बेंच पर अपना आसन जमाया। शाम होने में वक्त था, लोग ना के बराबर थे। और सुनाओ? पहले की तरह ही शर्मीले मोहित ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा। साइकोलॉजी में मास्टर पूरा हुआ, 80% है। और तुम्हारा? संजना की उत्सुकता बढ़ गई थी मोहित के बारे में जानने को। बैंक की नौकरी ही मेरे हिस्से समझे। तुम अब क्या नौकरोगे? एक चपत लगाऊंगी तुम्हें। ऐसी भेद भरी नज़रों से क्यों देख रहे हो? मन में कोई चोर है क्या? संजना ने बिंदास अंदाज में पूछा। चोर नहीं, जो है वह बताना तो चाहता हूँ, मगर झिझक रहा हूँ। बता भी दो, हमारी दोस्ती 10वीं कक्षा के बाद से है। अब नई दुल्हन की तरह शर्माना छोड़ो, संजना ने अधिकार से कहा। यह सुन मोहित बोला, शादी कर लो मुझसे, परीक्षाएं बेहतर गई हैं, नौकरी की गारंटी दे सकता हूँ। संजना का मजाकिया लहजा अचानक गायब हो गया। बोली, क्या बोल रहे हो मोहित? एक तो तुम मेरे हम उम्र, दूसरे तुम कायस्थ और मैं ब्राह्मण।
मेरे घर वाले काट डालेंगे दोनों को। मेरे पापा इनकम टैक्स विभाग में अच्छे पद पर हैं, इसीलिए बड़ी उम्र तक पढ़ लिख रही हूँ। गांव में तो 15 से 16 साल तक लड़कियां की शादी हो जाती हैं। फिर अभी मेरा इरादा क्लिनिक खोलने का है। ये सब कहकर मैं पापा को गुस्सा नहीं दिलवा सकती। मोहित कमजोर और दुखी महसूस करने लगा था। उसने अनुनय के स्वर में कहा, सच कह दो संजना, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं था। संजना अपने दिल के हर एक कोने में फैली छोटे छोटे जुगनुओं की रोशनी को अनदेखा नहीं कर पाई। उसके करीब जाकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मेरे लिए क्या हो? इतनी जल्दीबाजी में मैं बता नहीं सकती, मगर शादी पसंद करने से हो नहीं सकती। सच कहूँ तो दोस्त पति नहीं बन सकता। उसका रोब हो तो वह इज्जत देने के काबिल बनता है, उसे समर्पण किया जा सकता है। कुछ बातें व्यवहारिक होती हैं, काश तुम मुझे समझ पाती। निराश मोहित की आंखें छलछला आई थी। मोहित, हमारे घर वाले और गांव वालों की जातिवादी कट्टरता को तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें उनसे दूर ही रखना चाहती हूँ। और तब से वह फ़ोन नंबर के रूप में संजना के मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में बस सेव होकर रह गया। राजीव इनकम टैक्स विभाग में संजना के पापा से ऊंचे ओहदे पर आसीन था। संजना के पापा को ऐसा दामाद हीरो के रूप की धनी हंसमुख उच्च शिक्षिता संजना को रौबदार अफसर के बंगले में राजलक्ष्मी सी रौनक लेकर बसने आ गई। साल भर उन दोनों के बीच आकर्षक का जादू चलता रहा, मगर संजना के इज्जतदार रौबदार पति की आकर्षक का सच धीरे धीरे सामने आने लगा। संजना अब काउंसलिंग के लिए अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी। उसने पति के अकाउंट में जमा पिता के दिए 15 लाख कैश में से 2 लाख मांगे। राजीव अनसुना करता रहा। रात को उसने सोते वक्त भी यही दोहराया तो राजीव का जवाब था, जब तक बच्चे नहीं हो जाते तुम कुछ भी नहीं करोगी, मगर मेरे लिए यह बहुत ज़रूरी है। अभी ज़रूरी है। बिस्तर पर पति को खुश करना, ज़्यादा बातें मत बनाओ। संजना व्याकुल हो गई, बोली, ये क्या कि बच्चे जब तक। राजीव के एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके होश उड़ा दिए। त्योरिया चढ़ गई राजीव की। बोला, सीधी बात समझ नहीं आती? बिस्तर पर आते ही तुरंत मेरी सेवा में लग जाया करो। अब तक राजीव ने उसकी साड़ी निकाल किनारे की ओर उसकी संगमरमरी देह पर निर्मलता के हजारों घोड़े दौड़ा दिए थे। अपनी जानकारी में या अपनी बिरादरी में अब तक ऐसी ही स्त्रियों को वह देखता आया था, जो पति के दुर्व्यवहार को हंसकर टाल जाया करती थी। मिट्टी कितनी ही एक सी हो, मूर्तियां तो अलग होती ही हैं। संजना भी राजीव की उम्मीद से परे थी। वह ना तो उठी और ना ही चाय बनाई। राजीव भी राजीव था। वह रसोई से चाय के खाली कप उठा लाया और बेडरूम की जमीन पर पटक दिए। उसे बालों से पकड़कर खींचा और खींचता ही रहा। औरत होकर मर्द पर गुस्सा दिखाती है। माँ बाप ने पति की इज्जत करना नहीं सिखाया। मुंह उठाकर चली आई और बस तब से हर दिन रौबदार इज्जतदार पति के प्रति समर्पण का कुहरा छटता गया। उसकी लगभग प्रतिदिन ऐसे इज्जतदार पति से मुलाकात होती जो उसका गर्व नहीं बल्कि खुद में अहंकार का विस्फोट था। उसे पास बैठाकर कभी उसकी मनुहार नहीं करता, बल्कि अपराधी की तरह संजना को सामने खड़ा कर उसे फटकारता था। ऐसे कठिन दिन बिताए, फिर भी 5 साल गुजर गए। संजना को अपने जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद अब भी बाकी लगती थी। यद्यपि अब तक न तो बच्चे हो पाए थे और न ही कैरियर बन पाया था। इतना जरूर था कि उसकी निराशा बगावत पर आ गई थी और डर की दीवार टूटने पर आमादा थी। एक दिन अचानक उसके पिता की मृत्यु की सूचना आई। संजना खबर मिलते ही माँ के पास चली गई, लेकिन राजीव तो श्राद्ध के दिन अपना चेहरा दिखाने पहुंचा। मोहित अब बैंक में मैनेजर था। सूट बूट में उसकी रौनक देखते ही बनती थी। संजना के पिता की मृत्यु के बाद माँ के घर में पसरे सोनेपन को मोहित भरसक भरने की कोशिश करता। संजना के साथ ठिठोली करता, उसे चिढ़ाता, उससे मनोबल करता। संजना की जो बातें कभी उसका बचपना लगती थी, आज राजीव के व्यक्तित्व से 2-4 होने के बाद एक पुरुष साथी में जरूरी गुण लगने लगी थी। इज्जत देने के लिए प्रेम होना जरूरी है, और पति पत्नी के बीच प्रेम समानता के बिना कहाँ संभव है। मोहित की मदद से उसने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में साइकोलॉजिस्ट की नौकरी ढूंढ ली थी। तनख्वाह अच्छी थी। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक वहां बैठने की बात थी, तो संजना को सह स्वीकार था। खोए हुए आत्मविश्वास का मतपात्र जो मोहित ने दिया, उसके भरोसे अब राजीव की नाजायज
चीखों के आगे डटे रहने की उसने फिर से शक्ति आने लगी। अलबत्ता राजीव धीरे धीरे उसकी तरफ से लापरवाह होता गया, कुछ हद तक अनसुने अनदेखे का भाव। हाँ, बिस्तर की चाकरी संजना को हर हाल में करनी पड़ती थी। मोहित की जिंदगी निराली थी। बड़े भाई भाभी उसके साथ रहते तो थे, लेकिन आंगन के बीच एक दीवार खड़ी थी जो भाभी कोशिशों का नतीजा थी। संजना के प्रति लगाव और भाभी का व्यवहार कुल मिलाकर उसने शादी का ख्याल को परे ही रखा था। एक तरह के 2 मंजिले मकान में मोहित ऊपर और नीचे उसके मम्मी पापा रहते थे। माता पिता की उम्र अधिक थी और ज़्यादातर वे काम वाली के भरोसे रहते। मोहित उनका बराबर ख्याल रखता, छुट्टी के दिन उन्हें घुमाने भी ले जाता था। वापस आकर संजना राजीव के गुस्से को और झेल पाने में खुद को लाचार पा रही थी। कुछ मन लगे, कुछ ध्यान बटे, इसीलिए मोहित को वह अपने पास बुलाने लगी थी। यूँ साल गुजरा, आज संजना की तबीयत ठीक नहीं थी। सोचा कि नर्सिंग होम ना जाए, फिर कुछ मरीजों का सोच कर वह चली गई। वापस जब आई तब दिन के 11 बज रहे थे। सोचा था जल्दी आकर थोड़ा आराम कर लेगी। सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर आते आते उसने कई ऐसी आवाज़ें सुनी जिनसे विश्वास की चूल्हे हिल गईं। आंखें पथरा गई। बेडरूम से आती आवाज़ें साफ होती गई जो सीने में 100 हथौड़े के बराबर थी। रजनी की आवाज़ आ रही थी, जीजू बस, अब और नहीं। खिलखिलाहट के साथ कहती हुई वह शायद जीजू पर लौट गई थी। संजना की अनुभवी आंखें अंदर का सारा दृश्य देख रही थी। जीजू, दीदी आ जाएंगी, छोड़ो अब और नहीं, अभी देर है। वैसे आ भी जाएंगी तो क्या, मैं परवाह नहीं करता। संजना दूसरे कमरे तक किसी तरह खुद को ढकेलते हुए ले गई और बिस्तर पर फेंक दिया अपने आप को। घृणा से भर गई वह अपने जीवन के प्रति। एक पत्नी होने का उसे इतना दुखद सिला क्यों मिल रहा है? राजीव बददिमाग था, पत्नी को पैरों की जूती समझता था। परंपरावादी सोच को शास्त्र वाक्य मानकर पत्नी को अपने से नीच जीव समझता था। सहने की हद होती है और इस हद की रेखा संजना को ही खींचनी थी। रात को सोते वक्त संजना की सपनों से लवरेज आंखें अफसोस के आंसुओं से दोहरी हो गई। राजीव उसे देखते ही मशीन की तरह अपने शिकंजे में कसने लगा। वह परे हटकर चीखने लगी और गुस्सा करने लगी। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? ढीठ की तरह राजीव ने जवाब दिया। मुझ पर उंगली उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं। पहले मेरा वंश बढ़ाओ, फिर सवाल करना, समझी? यही एक नस्तर था जो संजना को हर आड़े वक्त त्वर चुभता था। क्या वह वाकई माँ बनने लायक नहीं थी? क्या वह इतने सालों से बिना चेकअप कराए बैठी है? वह नहीं, राजीव पिता बनने के काबिल नहीं, लेकिन वह चुप है ताकि राजीव को बुरा ना लगे। इधर राजीव इस खुशी में उसे धोखे और मक्कारी से नवाज रहा है कि वह औरत है, उसके पैरों की जूती है। क्यों शरीर की किसी कमी के जाहिर होने पर मर्द की इज्जत चली जाएगी? क्यों मर्द की इज्जत अहंकार की प्रत्यंचा पर चढ़ातीर होती है? क्या राजीव जैसा पति दोस्त नहीं, पत्नी का मालिक होता है? सैकड़ों अनसुलझे सवाल संजना को परेशान करने लगे थे। राजीव के दिल में क्यों इतनी खुन्नस है? क्या संजना का पढ़ा लिखा समझदार होना राजीव के अहंकार को चोट पहुंचाता है? क्या यही इज्जतदार होने की निशानी है? अगले दिन दोपहर तक संजना का कोई अता पता नहीं था। खाने पीने का इंतजाम कर वह निकल गई थी। शाम को राजीव के हाथों में उसका डॉक्टरी परीक्षण था। यह उसके स्त्रीत्व का प्रमाण पत्र था। जैसे रिपोर्ट को नॉर्मल देख राजीव की त्योरियां चढ़ गई। रिपोर्ट को टेबल पर फेंक उसने कहा, यह अपनी किसी पहचान वाली से करवा लाई हो, आपस की मिली भगत होगी। आपने खुद की जांच कर ली है या नहीं? कुछ नहीं तो कम से कम मेरी बहन के साथ मेरे पीछे गलत रिश्ता तो न बनाते। संजना ने तीखे शब्दों में कहा। संजना ने उसी वक्त अपने मन के सारे दरवाजे राजीव के लिए बंद कर दिए। मन के रीते कोने में सुकून की छोटी सी एक सांस बची थी और वह था मोहित। सारे बंधन उसने इस दहरी पर तोड़े और कुछ जरूरी सामान के साथ वह बाहर आ गई। टैक्सी कर यूनिवर्सिटी गेट के पास पहुंची। मोहित को उसने पहले ही फोन कर दिया था। मोहित का घर यहाँ से करीब था। आज रविवार था, वह घर पर ही था, सो जल्दी वह यूनिवर्सिटी गेट पहुंच गया। संजना को अपनी कार में बैठाकर वह अपने घर ले आया। एक मूक वार्तालाप ने संजना के दर्द का पूरा खुलासा कर दिया। मोहित के घर पहुंचकर वह फ्रेश हुई, कपड़े बदले और फिर फोन की सिम नष्ट कर दी और संजना के मम्मी पापा से मिलने पहुंच गई।
मोहित ने याद दिलाया जरूरी कांटेक्ट के बारे में। संजना ने निश्चित किया कि डायरी में जरूरी नंबर उसके पास नोट हैं। मोहित ने मम्मी से कहा, देखो एक पुरानी लड़की आई है, अब कुछ दिन इसे यहीं रहना है। मम्मी स्मृति पर बल देते हुए उसे कुछ देर देखती रहीं, फिर कहा, अरे संजना हो क्या? संजना ने उनके पैर छुए तो मम्मी ने कहा, बेटी ब्राह्मण होकर हमारे पैर ना छुओ। ऐसा अब कभी ना कहना आंटी, मैंने जाति के अहंकार का चाबुक पोर पोर में सहा है। जिंदगी और रिश्ते दम से नहीं सरलता और प्रेम से चलते हैं। मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिटिया तो बड़े पते की बात करती है, जा इसे ऊपर अपनी बगल वाला कमरा दे दे। जब तक चाहो रहो बेटी, हमारी दुनिया आबाद हो जाएगी। सालों से अनास्था, अपमान और निराशा के तूफान में जो उलझ थी, आज इस सही किनारे पर लगने की उम्मीद ने उसे बड़ा धैर्य बंधाया। रात को सोने से पहले मोहित संजना का बिछावन आदि सही करने के लिए उसके कमरे में गया। वह सो रही थी। मोहित ने उसके माथे पर हाथ रखा तो चौंक पड़ा। संजना, तुम्हें तो बुखार है, कुछ देर तुम मेरे पास रहो। संजना के स्वर में अनुनय था। मोहित झिझका, क्या हुआ? नहीं बैठोगे? मैं डर रहा हूँ। मैं तुम्हें डराऊंगी नहीं। संजना ने निराशा में भी परिहास किया। मैं खुद से डर रहा हूँ, कहीं पुरानी मनोदशा के भंवर में ना फंस जाऊं। मैंने मना कब किया? नहीं, अब मैं तुम पर कोई हक नहीं जमा सकता, तुम किसी और की हो। संजना ने उसे अपने पास जोर से खींचकर कहा, जाति, परंपरा और शास्त्र से भी ऊपर होता है मनुष्य का चरित्र और उसका मन। मैंने ऊंच नीच, परंपरा, उम्र आदि कई आधारहीन सोचों के चलते तुम जैसे नर्म दिल, हंसमुख, सरल और जिम्मेदार आदमी को छोड़ दिया। मगर अब आडंबरों के बोझ से मैंने खुद को मुक्त कर लिया है। जाति के दिखावे में मैं अपने मन से और छल नहीं कर सकती। रही बात समाज की, तो कागज पर एक हस्ताक्षर और सब कुछ खत्म। मोहित ने उठना चाहा, बोला, कल सुबह बात करेंगे। तुम आवेश में हो, गलती की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। मोहित के हाथ को संजना ने कस लिया था। बोली, मोहित, उन लोगों ने मुझे बाँझ कहकर घर से निकाला, जबकि यह सच नहीं था। राजीव ने मेरी बहन के साथ रिश्ता बनाकर मुझे सड़क पर फेंकने की पूरी तैयारी की। अब चाहे समाज मेरे बारे में कुछ भी कहे और राय बनाए, मैं यह साबित करके रहूंगी कि मैं नहीं थी बाँझ। मोहित दूर हटते हुए बोला, तुम बदहवास हो रही हो, मैं अपने आप को शायद रोक ना पाऊँ। यह प्यार बचपन का है। संजना, मेरी परीक्षा मत लो, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मोहित, मैं नहीं जानती तुम मुझसे क्या पाओगे, मगर मैं तुमसे याचना करती हूँ, मुझे साबित कर दो। मुझे हीनता की बेड़ियों से मुक्त करो। यह पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। प्रेम और आकांक्षा ने दोनों को एक सूत्र में पिरो दिया। रात की चांदनी खिड़की से आकर उनकी इस मधुमालिनी को स्नेहिल स्पर्श देती रही। कुछ दिन बाद उसने तलाक की मांग कर ली। राजीव ने भी हाँ कर दी। 8 महीने बीत चुके थे। राजीव से डिवोर्स जल्दी मिल गया। कुछ जान पहचान के वकीलों ने दोनों को अलग करा ही दिया। संजना माँ बनने वाली थी। कुछ समय इंतजार पर फिर वह मोहित की अर्धांगिनी बनेगी। संजना अपनी माँ का आशीर्वाद ले चुकी थी। रजनी को भी जब राजीव के अहंकार के हाथों खूब जिल्लतें उठानी पड़ी तो वह भी उससे तौबा कर हमेशा के लिए गोवा चली गई। बेटे के जन्म के बाद संजना कुछ ठान कर मोहित और बेटे लावड़ को लेकर राजीव के घर पहुंची। अच्छा ही था कि संजना को पहले से पता हो गया था कि किसी लड़की वालिड़ को उस दिन बातचीत के लिए राजीव के घर वालों ने बुलाया था। बैठक में उन तीनों को अचानक देख सब चौंक गए। राजीव ने तीव्र क्रोध में कहा, तुम यहाँ क्यों आई? कुछ बातें बाकी रह गई थी, उन्हें कहे बिना हिसाब का गणित मिल ही नहीं रहा था। राजीव, शांत और दृढ़ संजना ने धीरे धीरे कहा। राजीव अपना नाम उसके मुंह से सुन अवाक रह गया। संजना ने कहा, तुम क्या हो राजीव? अहंकार में सने एक धोखेबाज व्यक्ति। अफसर की कुर्सी एक पल में छीन जाए तो रह जाएगा क्या? एक दुष्चरित्र बददिमाग आदमी। तुम्हें इज्जत देना इतना भी आसान नहीं राजीव। और पत्नी तो सुख दुख की सहचरी होती है, कामना के बीज से प्रेम का संचार रचने वाली। उसे क्या छोटे बड़े के जाल में उलझते हो? पति का नाम लेना पाप है। इस सोच से अब निकल जाओ। आगे की राह तुम्हारी सरल नहीं होगी। राजीव के अहंकार और आडंबर ने कभी संजना को जानने का मौका ही नहीं दिया। वह हैरान था। संजना ने लड़की वालों की ओर देखते हुए कहा, आप एक बहन को इसके हवाले करने से पहले सोचिएगा जरूर। आज मेरी गोद में मेरा बच्चा है, जबकि मैं इस घर में बाँझ होने के कलंक से दूषित कर
धोखे का शिकार हुई और अपमानित कर निकाली गई। फिर आपकी बेटी की बारी है। यह मर्द होने के अहंकार से इतना त्रस्त है कि अपनी कमी को कभी स्वीकारेगा नहीं और अपनी पत्नी पर दोष मढ़कर स्वयं को तृप्त महसूस करेगा। राजीव क्रोध में तमतमाया, पहले की तरह संजना की ओर हाथ उठाने को दौड़ा। तुरंत मोहित ने सख्त हाथों से उसे रोक लिया। राजीव तड़प रहा था, बोला, खुद के चरित्र का ठिकाना नहीं। मोहित तुरंत उसकी बात को पकड़ते हुए बोल पड़ा, मोहित प्रसाद उसका ठिकाना है। वह मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे मन का हार है। हमने रजिस्टर्ड मैरिज के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी है। कुछ दिनों में यह मेरे लिए सिर का ताज बन जाएगी। गलती से भी अब कभी संजना के बारे में गलत बातें मत करना। नए बनने वाले रिश्तेदार राजीव के घर से मौका पाते ही खिसक लिए। संजना पूर्ण संतुष्ट हो गई थी। मित्रता, विश्वास और प्रेम का जो समर्पण उसके पास था, उसके स्पर्श से अब वह संपूर्ण थी, सिद्ध संपूर्ण। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।